वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उनके लिए केसी हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला सबसे रिएक्शन है हमारे पास N2 + O2 गिव्स अस 2NO, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही हैं। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, RF, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी वो रिएक्टेंट्स जो कि हिस्सा ले रहे हैं और प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में जा रहा है जिनकी वजह से, तो वो हम उनकी प्रोडक्ट में लिखते हैं RF = KF × N2 + O2, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के ज़िम्मेदार हैं और हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी जो प्रोडक्ट दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन चूँकि है, प्रोडक्ट हमें दोबारा रिएक्टेंट देगी, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन से हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR, ठीक है जी, = KR × NO ट्वाइस, यानी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं वो उनके ज़िम्मेदार हैं किसके, रिएक्टेंट्स के, यानी दोबारा जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और हमें दोबारा क्या चीज़ देते हैं, N2 और O2, तो वो भी उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो RR = KR × NO ट्वाइस। अच्छा जी, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमें पता है कैसे लिखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो डिनोमिनेटर में। तो KC = हो जाएगा NO, और ट्वाइस क्यों आया, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उनकी पावर बन जाते हैं, रेज़ टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, जबकि इधर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है जी। तो इसी तरह हम जो है इनको उसी तरह लिख लेंगे N2 और O2, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो एक्टिव मैस को जाहिर करती हैं, और एक्टिव मैस का मतलब क्या होता है, मोल पर DM³ या मोलर कंसंट्रेशन। तो ये जो है एक्सप्रेशन ये किसके लिए है, ये अबव रिएक्शन के लिए इस तरह हम जाहिर करेंगे। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हमें अमोनिया दे रहे हैं, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ पे इसके 3 है, यहाँ पे इसके 2 मोल्स हैं, तो हम जो है उसी तरह एक्सप्रेशन लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, KF × रिएक्टेंट्स, ठीक है, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहे हैं, N2 और H2, 2 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के साथ 3 है नंबर ऑफ मोल, 3 नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो 3 जो है इसका क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अच्छा जी, N2 और H2 3 जो है उसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास है KR × NH3, यानी KR क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और ब्रैकेट में क्या है उसकी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैस है हमारे पास, जो कि बैकवर्ड रिएक्शन की जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इसके साथ 2 है नंबर ऑफ मोल, तो 2 जो है इसकी पावर बन जाएगी, रेज़ टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। अच्छा जी, तो KC हमें पता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट हमारे पास ये आ रही है, रिएक्टेंट्स हमारे पास ये हैं, तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हमारे पास ये किसका एक्सप्रेशन है, KC फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, अब आगे है हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट्स ऑफ KC, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास, KC बराबर होता है, जैसा कि हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी ऊपर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, जबकि नीचे जो है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नीचे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट यानी ज़रब लिखेंगे, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, और अगर उनके साथ कोई नंबर ऑफ मोल है जिसका इस तरह 2 है, इधर 3 है, तो वो उनकी पावर बन जाएगी, रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। अब पहला जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके हम यूनिट्स कैसे निकालेंगे। रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन + आयोडीन गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडीन, तो KC हमारे पास क्या आ गया है, KC प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे जो इसका नंबर ऑफ मोल 2 था तो 2 इसकी पावर बन चुका है, ठीक है जी। तो HI जो है हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी पावर 2 हो गई, स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये उसी तरह जो है H2 और I2 रहेगा। अच्छा, अब हमें पता है कि जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो मोलर कंसंट्रेशन होती है, तो हम मोल्स पर DM³ में उसको जाहिर करते हैं, मोल पर DM³ इसकी जगह लिख लें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, जबकि इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो मोल पर DM³ उसी तरह आ गया है, मोल पर DM³ एक स्क्वायर से कैंसिल, दूसरा मोल पर DM³ इससे कैंसिल, तो नो यूनिट्स। इसका मतलब है यूनिट्स कब नहीं होते, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बराबर होती है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, तो तब जो है नो यूनिट्स होते हैं, कोई यूनिट्स नहीं होते।
नेक्स्ट हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो है हमारे पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। इसके हम यूनिट्स निकालेंगे। तो हमें पता है केसी पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में 2 है नंबर ऑफ़ मोल, तो मोल जो है 2 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल हैं, तो 3 जो है इसकी पावर बन जाएगा, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मोलर कंसंट्रेशन पुट करें यानी मोल्स पर डीएम क्यूब, तो मोल पर डीएम क्यूब इस जगह पे पुट करें तो यहाँ पे ऊपर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पे क्यूब है, तो मोल पर डीएम क्यूब पावर 1, मोल पर टीएम क्यूब पावर 3। तो इनमें से अब चूँकि ऊपर स्क्वायर है और नीचे कितनी बन रही हैं, नीचे 4 बन रहे हैं, यानी 3 + 1 4। ठीक है जी, तो इसमें से 2 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और नीचे कितना रह जाएगा, स्क्वायर, यानी नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं उनकी पावर 2 है और ऊपर 1 बचा हुआ है। तो जो है ये जब ऊपर जाएगा तो मोल जो है इन्वर्स हो जाएगा, यानी मोल स्क्वायर, अगर स्क्वायर अलग-अलग अप्लाई करें स्क्वायर और इधर 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास मोल इन्वर्स। ठीक है जी, -2 और जो -3 पावर 3 2 6, तो वो +6 हो जाएगी। तो मोल इन्वर्स स्क्वायर और DM 6 जो है ये इसके यूनिट्स होंगे हमारे पास। 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 9.1, 9.2, 9.3 प्रॉब्लम्स हैं। तो उनमें से जो 2 पहली एग्जांपल्स हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड और अमोनिया वाली हैं। उनमें जस्ट आपने क्या करना है, केसी की जो एक्सप्रेशन है उसमें आपने जो उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, मोलर कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो पुट कर देनी है। ठीक है जी, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें दिया गया है कि एक रिएक्शन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के दरमियान, PCl3 और क्लोरीन के दरमियान। तो एट स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारे पास जो Kc की वैल्यू आ रही है, यानी Kc जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.13 मोल इन्वर्स डीएम क्यूब। ठीक है जी, तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और क्लोरीन के दरमियान, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और क्लोरीन जो हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन की 10 और 9.0 मोल पर डीएम क्यूब है रिस्पेक्टिवली, जबकि आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमारे पास है, इक्वेशन है PCl3 + Cl2 गिव्स अस PCl5। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम कैसे बना सकते हैं, Kc = प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ये है हमारे पास, इसका भी नंबर ऑफ मोल 1 है, सब के नंबर ऑफ मोल 1 है। ठीक है जी, किसी के साथ स्क्वायर या क्यूब नहीं आना। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स आ गया। ठीक है जी, प्रोडक्ट में जो है हमें PCl5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी PCl5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सब की गिवन है। Kc भी दिया गया है, क्लोरीन की भी दी गई है, Cl2, PCl3 की भी दी गई है, PCl5 हमने कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू पुट कर दें, PCl5 की हमें मालूम करनी है, PCl3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 मोल पर डीएम क्यूब। उसके अलावा Cl2 क्लोरीन, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 9.0, जबकि Kc, ठीक है जी, Kc की वैल्यू हमारे पास एट स्पेसिफिक टेम्परेचर है 0.13 मोल इनवर्स डीएम क्यूब। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है जी, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ आके आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी, तो PCl इस साइड पे बच जाएगा, PCl = इन सब को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो PCl5 की वैल्यू 11.7 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगी। तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम है 9.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।